तुम लोगों ने मुझे नौकरानी समझा हुआ है क्या कि घर का हर काम मैं ही करूं? तुम्हारी माँ ना एक नंबर की कामचोर हो गई है जो ये सब काम करना ही नहीं चाहती। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। सुधीर अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, तुम्हें सपना ने कितनी बार कहा है, जाओ जाकर बर्तन धो दो। तुम इतना से काम नहीं कर सकती क्या? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे ये अब घर के काम और नहीं होते। मेरे घुटनों और कमर में दर्द रहता है। तभी वहां सपना आ जाती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। हा, ये बहाने ना जरा कम बनाए करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको, जब आप अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने जाते हो तब आपके घुटनों में दर्द नहीं कि कमर और घुटने दुखने लगते हैं। बहू, मैंने सारी उम्र काम ही किया है और तुम्हें इतना ही लगता है तो एक काम वाली रख लो। हाँ, हमारे पास तो जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है ना, और जब मेरे पास घर में आप हो काम करवाने के लिए तो हम क्यों काम वाली लगवाएं? अब चुपचाप जाकर बर्तन धोइए। बेचारी कौशल्या अपने बेटे और बहू के आगे अकेली पड़ जाती है और न चाहते हुए भी उसे जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। सपना कौशल्या की इकलौती बहू थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। अगले दिन, बहू 10 बज गए हैं, नाश्ता बन गया है तो दे दो, मुझे दवाई भी लेनी है। सपना रसोई से चिल्लाती है। हाँ, ला रही हूँ। इस बुढ़िया से ना 2 मिनट का सब्र भी नहीं होता। ये लो नाश्ता। लेकिन बहू, ये तो सिर्फ सूखी रोटी है, सब्जी कहाँ है? इस सूखी रोटी को मैं कैसे खाऊं? आपको ये सूखी रोटी नसीब हो रही है ना, वही काफी है। मैंने सब्जी बनाई थी लेकिन वो सुधीर जी ऑफिस ले गए, और चटनी का तो अभी नाम भी मत लेना। जानती है ना टमाटर क्या भाव चल रहे हैं। बहू, थोड़ी सी चाय ही दे दे, उसी में डुबो कर खा लूंगी। उफ, इस बुढ़िया ने भी नाक में दम कर रखा है। ठीक है, लाती हूँ। 2 रोटी भी चैन से नहीं खाई जा रही इनसे। सपना गुस्से में रसोई में जाती है और चाय बनाती है, लेकिन उसमें पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। बड़ा शौक है ना बुढ़िया को चाय पीने का। अब ऐसा हाल करूंगी कि दोबारा वो चाय मांगेगी नहीं। सपना अपनी सास को ले जाकर चाय दे देती है, जिसे पीते ही उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये देख सपना मन ही मन मुस्कुराती है, फिर कहती है, लो, इस बुढ़िया का फिर ड्रामा शुरू हो गया। मैं अच्छे से जानती हूँ खाने के बाद बर्तन ना धोने का नाटक है ये, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो जाओ और जाकर बर्तन धो दो। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। कौशल्या अपनी बहू के आगे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो बर्तन धोने लगती है। फिर कुछ देर बाद सपना उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहती है, अच्छा चलो जाओ और जाकर मनोहर काका की दुकान से राशन ले आओ। लेकिन बहू, मैं अकेले ये सब सामान कैसे लेकर आऊंगी? ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा कर, तू सुधीर को फोन कर दे, वो ऑफिस से आते वक्त ले आएगा। वाह माँ जी, वो बेचारे सारा दिन वहां पर मेहनत करते हैं और आप चाहती हो मैं उनसे बोलूं? आपको तो ना बस काम से बचने का बहाना चाहिए। अब आप जल्दी से जाइए और राशन लाइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। कौशल्या कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो राशन लाने किराने की दुकान पर चली जाती है। लेकिन जब किराने वाला वो सब लिस्ट के हिसाब से राशन तौलता है तो कौशल्या को देखकर कहता है, क्या आप इतना सब सामान अकेले ले जाएंगी? हाँ, और अगर मैं नहीं लेकर गई तो मेरी बहू मुझे खूब बातें सुनाएगी और मेरा जीना दुश्वार कर देगी। सच कहूं बहन जी, जब तक जगदीश भाई साहब जिंदा थे वो आपको घर की रानी बनाकर रखते थे, लेकिन आपके बेटे और बहू ने तो आपकी हालत ही खराब कर दी है। क्या करे भाई साहब, जो नसीब में लिखा होता है वो तो काटना ही पड़ता है। फिर कौशल्या सारा सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। फिर पड़ोस की एक औरत उसको सहारा देती है और उसे उसके घर तक पहुंचा कर आती है। उसके जाते ही सपना कौशल्या पर फिर चिल्लाने लगती है, अच्छे से जानती हूँ मैं ये सब आपके ड्रामे होते हैं, जानबूझकर गिरी होंगी लोगों की हमदर्दी पाने के लिए। अब जाइए और ये बैंगन मुझे काट कर दीजिए। कौशल्या बेचारी अपने कमरे में ले जाकर बैंगनों को काटने लगती है, लेकिन वो जिस भी बैंगन को काटने लगती वो उछलकर नीचे गिर जाता। हे राम, मेरे बेटे बहू ने क्या मुझे पहले ही कम परेशान कर रखा है, जो अब तुम बैंगन भी मुझे परेशान कर रहे हो। कितनी बार तुम सबको पकड़कर ऊपर रखूं? अम्मा, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें दुख देने नहीं बल्कि तुम्हारे दुख दूर करने आए हैं। ये क्या चमत्कार है? कहीं गिरने की वजह से मेरे सिर पर चोट तो नहीं लग गई? नहीं, हम सब तो आपकी मदद करने आए हैं। कल जब हम आपकी रसोई में आए थे तब हमने देखा कि आपके बेटा बहू आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, और हमने तो ये भी देखा कि आपकी बहू ने ही आपकी चाय में पेट दर्द की दवाई मिलाई थी। क्या
मेरी बहू ने दवाई मिलाई थी। हाँ, और अब आप देखो मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बचपन में आपने भी तो अपने बेटे को पाला पोसा था, तो उस हिसाब से उनको भी आपका ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे देखभाल की जाती है। फिर वो बैंगन उन सबको अच्छे से मजा चखाने जाते हैं। चलो भाइयों, अब तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? हाँ हाँ, हम सबको पता है हमें क्या करना है। अब सभी बैंगन अपने अपने हाथ में डंडा लेकर जाते हैं और इन दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये हमें मार क्यों रहे हैं? और इन बैंगनों के हाथ पैर कहां से आ गए? छोड़ो हमें, छोड़ो। नहीं, हम तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपनी सास से माफी नहीं मांग लेते। सुधीर, जिस माँ ने तुम्हें बचपन में पाला पोसा, तुम्हारा इतना ध्यान रखा, और जब तुम्हारी बारी आई उनका ध्यान रखने की तो तुम उनके प्यार को इतनी जल्दी भूल गए। और सपना, अम्मा ने तो तुम्हें भी इतना प्यार दिया, फिर तुम उन्हीं के साथ ऐसा करने लगी। ठीक है, हम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। हाँ, हमसे गलती हो गई जो हमने माँ जी पर इतने अत्याचार किए। कौशल्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद उसके बेटे बहू भी उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। साथ ही वो जादुई बैंगन भी उनकी मदद करते हैं। वो सब उनसे जो भी मांगते वो सब जादुई बैंगन उन्हें प्रकट करके दे देते। अब झट से जादू से सारे बर्तन भी धुल जाते और तरह तरह के पकवान भी उन सबको खाने को मिल जाते। अब वो सब खुशी खुशी रहते। ये कहानी उर्मिला की है, जो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उर्मिला अपने परिवार के साथ रामनगर में रहती थी। परिवार में उसका पति रमेश और उसकी बेटी कविता थे। रमेश कपड़ों की रंगाई का काम करता था। वो अपने काम में माहिर था। उसकी रंगों की समझ और हाथ की सफाई की वजह से उसके अपने गांव ही नहीं बल्कि दूसरे गांव से भी लोग उसके पास कपड़े रंगवाने आते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे भैया रमेश, घर में हो क्या? जी जी मालिक, अभी आया। जी बताइए। भैया, ये मेरी बेटी की चुनरी है, पता नहीं कहाँ से ये दाग लग गया इसमें। एक काम करो, इस सफेद रंग की चुनरी को लाल रंग में बदल दो। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। आप शाम को आ जाइए, मैं तब चुनरी बिल्कुल तैयार रखूंगा। रंगाई के इस काम से रमेश को ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी, लेकिन जब भी नवरात्रि आती तो बड़ी तादाद में लोग माता की चुनरी रंगवाने के लिए रमेश की दुकान पर आते थे और काम बहुत बढ़ जाता था। रमेश अपनी बात का पक्का था। वो तय वक्त पर ग्राहकों को उनके कपड़े देता था। एक बार फिर नवरात्रि आने वाली थी। रमेश को काम में उलझा देखकर उर्मिला ने उससे कहा, अजी सुनो, अब बहुत हो गया, चलो अब खाना तो खा लो, सुबह से शाम हो गई, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। उर्मिला, ये सारी की सारी माता की चुनरी हैं, वक्त पर देनी होंगी ना? हाँ हाँ, तो माता ने ये थोड़ी ही कहा है कि खाना पीना छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, खाना तैयार है, चलिए जल्दी से। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। रमेश और उर्मिला का जीवन ऐसे ही हंसी खुशी से बीत रहा था। दोनों माँ दुर्गा के भक्त थे। कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही माँ दुर्गा की पूजा सबसे पहले करते थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और माता की कृपा से रमेश के पास काम बढ़ता जा रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब रमेश बाजार से कुछ सामान खरीद कर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसा बहुत भयानक था। रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तो जैसे उर्मिला की दुनिया ही उजड़ गई। रमेश की मौत के बाद से ही सारे ग्राहकों ने कपड़े रंगवाने के लिए आना बंद कर दिया। उर्मिला की माली हालत खराब होने लगी, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ने लगे। तब उर्मिला ने फैसला किया कि अब वो रमेश के काम को आगे बढ़ाएगी और अपना और अपनी बेटी का पेट पालेगी। उर्मिला सबसे पहले माता की प्रतिमा के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, ताकि मैं इनके काम को आगे बढ़ा सकूं। मैं और मेरी बेटी बेसहारा हो गए हैं, हमें सहारा देना माँ। उर्मिला काफी देर तक माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर बैठी रही। नन्ही कविता भी उसके साथ माँ से प्रार्थना करने लगी। फिर उर्मिला ने रमेश के तरीके को याद करते हुए कपड़े रंगने शुरू किए। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसके हाथ में भी रमेश वाली बात आ ही गई। अब वो खुद ही कपड़ा खरीद कर उसे रंगती और फिर उससे सुंदर सुंदर माता की चुनरी बनाकर उन्हें बेचती। लोगों को उसकी बनाई हुई चुनरियां पसंद आने लगी, तो धीरे धीरे लोग खुद भी उसके पास कपड़े रंगवाने आने लगे। अब उर्मिला के पास खाने लायक पैसे होने लगे, लेकिन अब भी वो कविता को स्कूल भेजने और उसे एक अच्छी जिंदगी देने की स्थिति में नहीं थी। उर्मिला हर रोज माँ दुर्गा से प्रार्थना करती और खूब मेहनत भी करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ आज खाने में क्या बनाओगी? तेरे बाबा ने जो लौकी की बेल उगाई थी उसमें लौकी आ गई है, तो आज वही। हाँ माँ, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। माता की 3-4 चुनरी रंगनी है, अभी रंग भी तैयार है, पहले ये काम कर दूं फिर चलेंगे रसोई में।
उर्मिला अपने काम में लग गई और कविता गुड़िया के साथ वहीं खेलने लगी। तभी अचानक बादल गरजे और तेज बारिश होने लगी। उर्मिला ने कविता को आवाज लगाई, कविता बिटिया जरा एक काम तो कर दे। हाँ माँ बताओ। बिटिया मैंने माता की चुनरी रंग दी है, अब ये बचा हुआ पानी है, इसे बाहर फेंक दे तो। माँ बाहर तो तेज बारिश हो रही है, मैं पूरी भीग जाऊंगी। अच्छा तो ऐसा कर, ये पानी लौकी की क्यारी में डाल दे, वहाँ तो छप्पर है। ठीक है माँ। इसके बाद से जब भी उर्मिला माता की चुनरी रंगने के लिए लाल पानी बनाती और इस्तेमाल के बाद कविता को उसे फेंकने के लिए कहती, तो कविता उस पानी को क्यारी में ही डालने लगी। उर्मिला ने भी ऐसा करने से उसे नहीं रोका। कई दिनों बाद जब उर्मिला खुद क्यारी में पानी डालने गई तो उसने देखा कि लौकी के बेल के पत्ते कुछ गुलाबी से हो गए हैं। उर्मिला ये देखकर चौंक गई और फिर उसने कविता को आवाज लगाई, कविता जल्दी इधर आ, देख तो ये क्या हुआ। हैं? ये कैसे हो गया माँ? लेकिन लौकी तो हरी ही है। अरे पगली, जब से दुनिया बनी है तब से लौकी हरी ही होती है, लाल थोड़ी ही होगी। माँ की बात सुनकर कविता जोर जोर से हंसने लगी। फिर दोनों अपने अपने काम के लिए चली गई। कुछ और दिन बीत गए। लौकी की बेल पर जो भी नई लौकी आई अब वो भी लाल ही रंग की थी। ये देखकर कविता और उर्मिला दोनों चौंक गए। बेल बड़ी भी हो गई थी और उसमें ढेर सारी लौकी लगी थी, वो भी लाल रंग की। उर्मिला को समझ आ गया था कि ये सब लाल पानी की वजह से हुआ है। उर्मिला ने वही लाल लौकी पकाई जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी। अब तो उर्मिला खुद जानबूझकर माता की चुनरी के रंग वाला पानी क्यारी में डालने लगी। धीरे धीरे उसकी लाल लौकियों की खबर गांव में फैल गई और लोग उसके घर उन लाल लौकियों को देखने आने लगे। कई लोग तो कविता को अच्छे दाम देकर वो लौकियां उससे खरीदने भी लगे। फिर एक दिन कविता अपनी माँ से, माँ सारी लौकियां तो बिक गई। हाँ बिटिया, कमाल की बात है ना, इन लौकियों से तो 2 दिन में ही इतने पैसे मिल गए जो कपड़े रंगने पर कई हफ्तों में भी नहीं मिल पाते थे। माँ क्यों ना हम और लौकियां उगा लें बेचने के लिए। उर्मिला को कविता की बात ठीक लगी। उसने गांव के एक जमींदार से खेत किराए पर लिया और उसमें आखिरी लाल लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद बीज पौधे बन गए और कुछ महीनों बाद बेल, और फिर उसमें लाल रंग की लौकियां भी आने लगी। उर्मिला ने अब भी कपड़े रंगने का काम नहीं छोड़ा था। वो अब भी माता की चुनरी के लाल पानी को ही लौकियों की बेल पर डालती थी। पूरे गांव में अकेला उर्मिला का ही खेत था जिसमें लाल रंग की लौकी उगती थी। लोग दूर दूर से उर्मिला की लाल लौकियां खरीदने आने लगे, लेकिन जमीन के मालिक और गांव के जमींदार को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अपने लठैत उर्मिला को डराने के लिए भेजे। उर्मिला सुन, आज से ये खेत जमींदार का है, भाग जा यहाँ से। भाग जाऊं? पर क्यों? मैंने पूरे साल का किराया दिया है और कितनी मेहनत के बाद जाकर फसल आई है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जुबान मत लड़ा, जमींदार ने कहा है तो सीधे से मान जा वरना। माँ को धमकी देने वाले लठैतों पर कविता को बहुत गुस्सा आया और उसने पत्थर उठाकर दोनों के सिर पर दे मारा। दोनों के सिर से खून बहने लगा और वो कविता की तरफ दौड़े। तब तक कविता और उर्मिला भी अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। कविता को अंदर धकेल कर उर्मिला ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जमींदार के वो दोनों लठैत दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उर्मिला ने वहां पड़े लाल रंग के पानी को देखा। उसने दरवाजा खोला और दोनों की आंखों में माता की चुनरी का वही पानी फेंक दिया। दोनों लठैतों की आंखें जलने लगी। उर्मिला ने कविता की मदद से दोनों को बांध दिया और फिर सरपंच को बुला लिया। देखिए सरपंच जी, ये जमींदार और उसके लठैत मुझे और मेरी बिटिया को मारने आए थे। क्यों भाई जमींदार, पैसों के लालच में इतना गिर गए हो कि एक विधवा और उसकी छोटी बच्ची को धमका रहे हो? हैं? जो हुआ पूरे गांव ने देखा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मैं तो गांव की भलाई के लिए रोक रहा था। ये बड़ी चालाक औरत है सरपंच जी। आप ही बताओ, भला लौकी भी कभी लाल हुआ है? इसने कुछ गलत मिलाया होगा बीज में या फिर मिट्टी में। लोग भी इससे खरीद कर लौकी खा रहे हैं, कहीं बीमार पड़ गए तो। नहीं सरपंच जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं मिलाया है। ये सब माता रानी की कृपा है। उनकी चुनरी रंगने के बाद जो लाल पानी बचता है वही डालती हूँ मैं अपनी फसल में। देख लिया ना, अब खुली ना इसकी पोल। लाल रंग का पानी डालती है तभी तो लाल होती है लौकियां। अरे कोई चमत्कार नहीं है। मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, शहर से जानकार लोगों को बुलवाकर जांच कराओ इसकी लौकियों की। पता नहीं खाने लायक भी हैं या नहीं, और कई लोग तो खा भी चुके हैं। सरपंच को जमींदार की बात ठीक लगती है और अगले ही दिन वो शहर से कुछ जानकार लोगों को बुलवाता है। उर्मिला की लाल लौकियों की जांच के बाद कृषि वैज्ञानिक सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी ये तो कमाल ही हो गया। ये लौकियां सेहत के लिए खराब नहीं बल्कि बहुत ही फायदेमंद हैं। इनमें हाई एंटीबायोटिक कंपाउंड्स पाए गए हैं जिनसे कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और तो और इन लौकियों के सेवन से कई बीमारियों से बचा भी जा सकता है।
हम इन लौकियों के सैंपल अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इन पर और रिसर्च करनी होगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिन्होंने भी इन लौकियों को खाया है उन्हें कोई खतरा नहीं। कृषि वैज्ञानिकों की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, खास तौर पर जमींदार। उसके पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। सरपंच बहुत खुश थे। वो उर्मिला से कहते हैं, बेटी, माता रानी की असीम कृपा है तुम पर, वरना हर किसी के घर ऐसा चमत्कार नहीं होता। मेरी इच्छा है कि माँ दुर्गा के इस आशीर्वाद को तुम पूरे गांव के साथ बांटो और गांव के बाकी गरीब किसानों को भी लाल लौकी उगाना सिखाओ। क्यों नहीं सरपंच जी, मैं जरूर ऐसा करूंगी। उर्मिला ने दूसरे किसानों के साथ मिलकर पंचायत की बड़ी जमीन पर लाल लौकी के बीज बो दिए। उर्मिला के पास माता की लाल चुनरियों के पहले से भी ज्यादा ऑर्डर आने लगे। उर्मिला और कविता के दिन भी बदल गए थे। पैसों की उन्हें अब कोई कमी नहीं थी। कविता अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और उर्मिला अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करती और माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।